हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि हम सेल्स को यानी बैटरी को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। आपको रिकेप के लिए एक बार फिर बता देते हैं। ये सीरीज में और पैरेलल में, यहाँ पर मान लीजिए आप बैटरी जो है सो कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी के पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये देखिए आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया इसे। ये आपका एक बैटरी हुआ, ये दूसरा बैटरी हुआ, और ऐसे बहुत सारे बैटरी हो सकते हैं। और वैसे आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। एक बैटरी हुआ, दूसरा बैटरी हुआ, और ऐसे बहुत सारे बैटरी हो सकते हैं। ये पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो एक बैटरी आपका ये है और एक बैटरी आपका ये है। और इसका ईएमएफ वगैरह जो है सो हम E1 R1 लिखते हैं, इसका E2 R2 लिखते हैं। ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, वैसे ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। सेम ही यहाँ पे E1 R1, E2 R2। अब जो इसका इक्विवेलेंट बैटरी का जो है, इसको यदि हम रिप्लेस कर दें एक सिंगल बैटरी से, तो उस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, उसको इक्विवेलेंट ईएमएफ कहते हैं। और सीरीज के केस में सिंपली आपको सम करना है, जितना भी ईएमएफ है पहला बैटरी का दूसरा बैटरी का विथ पोलैरिटी सम करना है। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा आपका, उसको भी सिंपली सम करना है सीरीज के केस में। लेकिन पैरेलल के केस में आपको उसे इस तरह से नहीं लिखना है। पहले इक्विवेलेंट जो है उसको लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे REQ से, और तब हमें मिलेगा इधर भी बिल्कुल सेम फॉर्म E/R। ये वेरिएबल कर दिए और इसे सम कर दिए सबके लिए। और बैटरी हटा देते हैं तो 1/REQ होता है 1/RI। ये देखिए, यदि अब हम बैटरी सबका जो है सो हटा देते हैं, सबका जो बैटरी है उसका ईएमएफ को 0 कर देते हैं, मतलब अब बैटरी नहीं रहा, जस्ट केवल रेजिस्टेंस रहा R1। बैटरी का ईएमएफ 0 हो गया, तो अब जस्ट हमारे पास क्या बचा, रेजिस्टेंस बचा। और इस रेजिस्टेंस का यदि सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सम ओवर ऑल द रेजिस्टेंसेस, जो मैंने सीरीज में यहाँ लिखा है। और यदि ये पैरेलल में है, फिर यहाँ पर हम बैटरी हटा देते हैं, सारे के सारे जो बैटरी यहाँ पर है E1 E2 E3 सब के सब जो है 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर बैटरी का ईएमएफ खत्म हो गया। ये कितना आ जाएगा, ऊपर में 0 है तो 0 + 0 + 0 सब मिला के 0 हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस जो है R1 R2 R3 के लिए होगा, और वो होगा 1/REQ इक्वल टू सम ओवर 1/RI, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसके लिए हमने अलग से कुछ नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल फिर वही काम करते जो इस फॉर्मूला को लाने के लिए हमने किया था, वही ओम्स लॉ लगाते हुए से वही काम यहाँ पर फिर करना पड़ता है। तो क्यों इसका डबल हम रिपीट करें। तो बस यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि यदि आपके पास सीरीज में कॉम्बिनेशन हो रेजिस्टेंसेस का, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस सारे रेजिस्टेंस को हटाकर एक रेजिस्टेंस बनाना है तो सिंपली सम कर देते हैं। और पैरेलल में उसका इन्वर्स का सम करते हैं, तब हमें इन्वर्स मिलता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन्वर्स मिलता है। ओके, इसके पहले मैंने आपको शायद बताया था कि स्पेशल केसेस इसके बताया था, नहीं, एक बार देख लेता हूँ। नहीं बताया है तो मैं अभी आपको वो स्पेशल केस बता देता हूँ। और वो स्पेशल केस जो है, वो स्पेशल केस पहला है, सीरीज के लिए देखते हैं। देखिए आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, सम ओवर RI। तो इसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसी भी रेजिस्टेंस, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा होगा। मैक्स ऑफ जो भी रेजिस्टेंस है RI, उसका जो मैक्स है, सबसे जो बड़ा है, उससे भी बड़ा होगा। सो R इक्विवेलेंट जो है वो बड़ा है, नहीं, इक्वल टू साइन नहीं होगा, ये बड़ा होगा। इसका जो सबसे बड़ा वैल्यू है रेजिस्टेंस का, आपने 4-5 रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और इसके बदले में, इसके बाद में बदले में एक रेजिस्टेंस आप लाना चाहते हो, ठीक है, वही बैटरी है, वही यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है आपके R1 R2 R3, और मान लेते हैं ये सबसे बड़ा है,
तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू इससे भी बड़ा होगा, ऑफकोर्स बड़ा होगा, तीनों का सम है तो इससे तो बड़ा होना ही है, तो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप तुरंत देख सकते हो। लेकिन दूसरा जो चीज़ है, हम यदि पैरेलल में देखें तो वहाँ पर क्या है कि आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलल में हैं, ठीक है, और बैटरी लगा दिया यहाँ पर, ये R1 R2 R3 पैरेलल में है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए सबसे जो छोटा है वो है ये मिनिमम है, ठीक है, ये R1 जो सबसे छोटा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा छोटा, उस छोटा से भी R1 से भी छोटा होगा, जो मिनिमम है Ri का आपका उससे भी छोटा होगा। तो सीरीज में क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़ा से भी ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर सबका सम अप होता है। यहाँ पर इन्वर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्स सम ओवर इन्वर्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और इसके रिजल्ट में क्या आता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा हो जाता है। और तीसरा जो स्पेशल केस है वो ये है कि यदि हम दो ठो रजिस्टर लेते हैं, तो दो ठो रजिस्टर लेते हैं और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इसके बदले में जो हम एक रेजिस्टेंस लिखे Req, वो होगा ये दोनों का प्रोडक्ट बाय R1 प्लस R2, दोनों का सम। यहाँ पर प्रोडक्ट है दोनों का, दो के लिए हम बता रहे हैं, और ये सम है, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये कहीं आसमान से टपक नहीं गया, ये जो है सो फार्मूला से ही आया है, 1/Req होता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, इसी को आप यदि सिंप्लीफाई करोगे तो वो फार्मूला आ जाएगा आपका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। और यदि आपके पास 3 रजिस्टर रहा तो आप क्या करोगे, यदि आपके पास 3 रजिस्टर जो है वो पैरेलल में है, देखिए ये फार्मूला तो हमेशा लगा सकते हैं, ये तो जनरल के लिए है, जो हम बता रहे हैं वो है स्पेशल केस, मतलब आपको बार बार उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो वो हम बता रहे हैं। तो इसको हटाकर हमें एक लाना है, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट जो हम ला रहे हैं वो कितना होगा, 3 ठो अब हमारे पास, 2 था तो हमने क्या किया था, तो हमने प्रोडक्ट लिया और उसको डिवाइड किया सम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर वही करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तीनों का प्रोडक्ट R1 R2 R3 और डिवाइड करेंगे सम से, लेकिन सम में जो है अब यहाँ पर देखिए कितना इसका रेजिस्टेंस का नंबर है, डिग्री है, यहाँ पर आप कर सकते हो 3 डिग्री का रेजिस्टेंस है, राइट, 1 2 3, यदि हम रेजिस्टेंस को ही यूनिट माने तो इसका पावर 3 है, और यहाँ पर जो है पावर 1 है, तो 2 पावर कट जाना चाहिए। जैसे इस केस में देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है सो कितना, 1 ठो है, एक रेजिस्टेंस बच गया ये वाला, और ये वाला इसके साथ में कट गया, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस का 1 डायमेंशन है, राइट, यदि हम रेजिस्टेंस को ही अपना यूनिट मान लें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लें तो एक तो रेजिस्टेंस यहाँ से कट जाएगा, ये दोनों का रेजिस्टेंस का जो यूनिट है या डायमेंशन जो है सो सेम है, तो एक ठो यहाँ से कट गया, एक ठो बच गया, तो वही हाल यहाँ पर जो है 2 ठो कटना होगा, और 2 कटना होगा तो कैसे आएगा, 2 आएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, तो जितने भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो पेयर का सम करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर में प्रोडक्ट और नीचे में सम, लेकिन सम किसका, सम उसका जो हमें देखने के लिए ऐसा सम लेना है कि नीचे का जो ये डिग्री है इंडिविजुअल टर्म का वो इससे एक कम हो, और एक इसलिए छोड़ दिए, इसके लिए छोड़ दिए ताकि 2 ठो यहाँ से तो कट गया इसके साथ में और एक बच गया, तो इसका डायमेंशन बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे, ओके। और यदि आप बोलते ठीक है एक और बढ़ा के देख लीजिए, 4 ठो रहता, तो यदि 4 रहता तो हम 4 के लिए जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है तो प्रोडक्ट लेंगे, पहले R1 R2 R3 R4, और नीचे में कितना लेना होगा, 3 3 करके जो पेयर, जितना भी पेयर बन सकता है, तो 4 में से 3 का पेयर बनाना है, कितना पेयर बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, तो 4 बनेंगे, राइट, 4C3 4 बनेंगे, तो चारों लेना है, तो चलते हैं R1 R2 R3 प्लस
R1 कौन सा लेंगे, R2 R3 R1 R1 R2 R3, ये तो सेम आ गया। क्यों नहीं इसको हम साइक्लिक ऑर्डर में ले लें और चलते जाएं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 हो गया। अब 1 2 4 चलते हैं, R1 R2 R4। 1 का काम खत्म, 2 से 2 3 4 2 3 4 2 3 4 और 2 4 1 2 4 1 तो ऑलरेडी हो चुका है ना, यहाँ पर, यहाँ तक तो आ गए हैं। 2 4 1 हो चुका है, तो 3 4 1 एक बच गया, 3 4 1, ये प्लस है। ये 4 पॉसिबल है। तो ऐसे ऐसे करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, और यदि जरूरत पड़े तो आप इसको भी लगा सकते हो, जो जैसा आपको सिंपल लगे। ओके, एक स्पेशल केस और है इसमें। वो स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए सारे रेजिस्टेंस जो है सो सेम हो जाए, जितने भी रेजिस्टेंस है वो सब का सब सेम हो जाए। मान लीजिए ये हो गया, तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में जो है वो तो सिंपली उतना टाइम्स हो जाएगा इक्विवेलेंट, n टाइम्स R नॉट हो जाएगा। पैरेलल में क्या होगा, आप इसी फार्मूला से निकालो यहाँ से, तो आप देखोगे क्या कि पैरेलल में उसका 1 उतना टाइम कम हो जाता है। सीरीज में बढ़ता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसमें घटता है। तो इसमें जो है पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 का लेके हम n से डिवाइड कर देंगे। इस फार्मूला में से लाके आप देख सकते हो। तो ये है स्पेशल केस। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, अब मूव करते हैं किरचॉफ्स लॉ पर। किरचॉफ्स का 2 लॉ हैं, और एक लॉ का नाम है जंक्शन लॉ और दूसरा का नाम है लूप लॉ। इसमें क्या होता है, जंक्शन लॉ क्या कहता है, जंक्शन लॉ कहता है कि इनकमिंग करंट सम ओवर इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ओवर आउटगोइंग करंट। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर चला जाएगा, मतलब वो जाके करंट जो है एक जगह जमा नहीं होगा। मान लीजिए हमारे पास जंक्शन है, जंक्शन किसको कहते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं और रेलवे जंक्शन होते हैं, राइट। ये रेलवे स्टेशन में क्या होता है, एक स्टेशन है, यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर रुकी, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, लोग चढ़े और चला गया गाड़ी, राइट। ये जंक्शन नहीं है, ये स्टेशन है। लेकिन जंक्शन में क्या होता है, इधर से गाड़ी चली गई, एटलीस्ट एक और लाइन जुटना चाहिए यहाँ पर, तब इसको कहते हैं जंक्शन। ये रहा आपका जंक्शन। तो वैसे ही ये जो जंक्शन यहाँ पर है, मतलब एक पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट से बहुत सारा तार आ रहा है, इधर से इधर इधर जा रहा आ रहा है। मान लीजिए इससे करंट I1 आ रहा है, इससे करंट I2 आ रहा है, इससे करंट I3 जा रहा है, इससे I4 जा रहा है और इससे I5 जा रहा है। तो ये लॉ कहता है कि जितना करंट आ रहा है उसका सम, सो I1 और I2 आया, उसका सम जो है बाहर जाने वाला कितना है, I3 प्लस I4 प्लस I5। यही कहता है। क्यों ऐसा कहता है, यदि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों इक्वल नहीं होता, मान लीजिए आउटगोइंग करंट जो है सो ज़्यादा होता, इनकमिंग करंट ज़्यादा होता और आउटगोइंग करंट कम होता, तो उस केस में क्या होता, उस केस में यहाँ पर कुछ चार्ज को, करंट क्या है, पर यूनिट जो चार्ज आ रहा है वही करंट है, तो जो चार्ज है यहाँ पर वो एक्यूमुलेट हो जाता, यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता और ऐसे ही बढ़ते रहता है, यहाँ पर चार्ज हमेशा एक्यूमुलेट होते रहता है। तो चार्ज को इस तरह से एक्यूमुलेट कर देते तो वो फिर अपना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना देता है। ऐसा नहीं होता है, तो चार्ज किसी भी पॉइंट पर एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। ओके, और दूसरा केस में क्या होता, मान लीजिए इस जो करंट आ रहा है जितना, उसे ज़्यादा करंट जाने लगे तो यहाँ से चार्ज को लेके चला जाएगा, यहाँ पर जो भी मटेरियल है उसका कौन सा चार्ज लेके जाएगा पता नहीं, मैंने यहाँ से ज़्यादा चार्ज लेके चला जाएगा। वो क्या करेगा वहाँ पर सोच सकते हैं, यहाँ पर चार्ज को जो है कमी कर देगा, मैंने डेफिशिएंसी कर देगा। तो इसलिए ऐसा होता नहीं है। और लूप लॉ क्या कहता है, लूप लॉ कहता है कि सम ओवर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सम ओवर पोटेंशियल डिफरेंस इन ए लूप, वो होता है 0।
मतलब कि यदि आपके पास कोई सर्किट है ऐसे, ठीक है, ऐसे सर्किट है, एक बैटरी लगा हुआ है ये, या और यदि बैटरी लगाना यहाँ पर लगा दीजिए ऐसे। अब देखिए इसमें दो ठो लूप बना, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, आप लूप नंबर 3 भी कर सकते हैं इसको, ये वाला जो है इसको लूप नंबर 3 भी कर सकते हैं। तो 3 ठो लूप बना, और ये तीनों लूप में जो है आप जब स्टार्ट कीजिए कहीं से भी, जब और वापस वहीं पर आ जाइए, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से चलते हैं और इधर से करके वापस आ जाते हैं। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ये देखिए हमारा लूप है, यहाँ तक वापस आ गए। जो पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे उसको यदि हम सम करते जाएंगे तो मिलेंगे 0। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस जगह पर अभी क्या पोटेंशियल है, कुछ पोटेंशियल है, यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ को ड्रॉप हुआ, करते करते वापस यहीं आ गए। तो जहाँ से हम चले थे वहीं से वापस आ गए, तो पोटेंशियल जो है शुरू में कितना था हमारा ए, और उसके बाद में चलते 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 हम वापस फिर उसी ए पर आ गए पोटेंशियल पर। तो जो ड्रॉप है यहाँ से यहाँ तक में ड्रॉप, वो कितना हुआ, भी ए शुरू में था और बाद में भी ए है, तो सब जो ड्रॉप है सो 0 हो गया। ये सम ओवर ड्रॉप, बहुत जगह ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ। जैसे देखिए इस रजिस्टर में ड्रॉप हुआ, इस रजिस्टर में ड्रॉप हुआ, ये बैटरी जो है वहाँ पर ड्रॉप हुआ है, और ये रजिस्टर में ड्रॉप हुआ, वापस यहाँ आ गए। तो सब मिला के जो ड्रॉप है सो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, उस पॉइंट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल सेम है। तो जो डिफरेंस कितना आया, पोटेंशियल 0। और वो डिफरेंस कब आया, एक कंप्लीट लूप लगाने के बाद में आया। तो इसका मतलब है कि जो भी हम चल रहे हैं, जहाँ पर रास्ते में जो भी ड्रॉप आ रहे हैं, उस सबको यदि हम सम करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। यही इसमें लूप लॉ है। ओके, तो मान लीजिए इसमें करंट I1 है, इसमें करंट जो है सो I2 है, और इसमें करंट जो है सो I3 है। तो यदि हम लूप लॉ लगाएं यहाँ पर तो क्या मिलेगा, ये जो पहला रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3, यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ ओम्स लॉ से, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो होगा I टाइम्स R1, I1 है, ओके। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, I2 टाइम्स R2, ओम्स लॉ यहाँ भी लगाए। यहाँ पर आ रहे हैं, देखिए निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो ड्रॉप निगेटिव होगा। मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ पर इसका जो EMF है E है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर E है, तो जो ड्रॉप हुआ वो -E हुआ। और लास्ट वाला A I3, और इसमें करंट है R3, सब मिला के 0 हुआ। आप याद रख लीजिए कि यदि आप करंट को अपोजिट चलेंगे तो आपका जो ड्रॉप है वो नेगेटिव होगा। यही है आपका किरचॉफ्स लूप लॉ। तो ये दो लॉज यूज करके हम किसी भी सर्किट का जो है, अब उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी को निकालते हैं, जैसे कि करंट किस ब्रांच से कितना करंट बह रहा है वो सारे हम निकाल सकते हैं, इस ब्रांच में कितना करंट बह रहा है वो निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद में इसी से रिलेटेड जो है पहले को एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल क्या है कि आपके पास एक बैटरी है 10 वोल्ट का, यहाँ पर लगा दिया, देखिए 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको आइडियल कह दिया, आइडियल बैटरी है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। या फिर अभी सोच लीजिए इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बाकी सारे रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो भूल जाइए उसे। एनीवे, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क ऑफ 12 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, सबका 1 ओम का रजिस्टर है। यहाँ पर देख रहे हैं कितने इसमें आएंगे, इसमें टोटल आ जाएंगे 12 ठो रजिस्टर। एक क्यूब है, उसमें क्या होता है, उसमें 12 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर आप कहेंगे या उसे क्या कहेंगे, 12 एज कहेंगे, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं जिसको हम कॉर्नर कह सकते हैं, राइट, ये वाला कॉर्नर कह सकते हैं। ये सारे पॉइंट 4 यहाँ ऊपर में 4 नीचे में, 6 फेसेस होते हैं, ये 3 चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पर 12 ठो एजेस हैं, और 12 एजेस में एक एक रजिस्टर लगा हुआ है, सब 1-1 ओम का है। ठीक है, करना क्या है, डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। तो इसको यदि हटाकर हम पूरे रजिस्टर को हटाकर जो बैटरी हमारा है 10 वोल्ट का, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लगाएं, कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं, R, कि इसके सेम करंट यहाँ से ड्रॉ हो, जो अभी यहाँ पर I ड्रॉ हो रहा है वो इतना ही ड्रॉ होना हो, और बाकी ये भी बताना है कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हम करेंगे,
एक तो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे और दूसरा जो है किरचॉफ्स का दोनों लॉ लगाएंगे, जंक्शन लॉ यहाँ पर लगाएंगे और लूप लॉ लगाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पर सिमेट्री यूज करेंगे। यदि आप सिमेट्री नहीं यूज करोगे तो आपका जो है इक्वेशन ज़्यादा हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस आएंगे, आपको ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम यहाँ पर सिमेट्री यूज करें। तो सिमेट्री यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे और इसका हम दोनों लॉ यूज करेंगे, ये जंक्शन लॉ और ये लूप लॉ दोनों ही यूज करने वाले। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से करंट चला, मान लीजिए यहाँ से तीन आई करंट चला। क्यों 3 आई लिए, क्योंकि ये तीनों आई इधर चला जाएगा। क्यों इक्वल करंट जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही रास्ता सिमेट्रिकल है। कैसे जाने कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं इस पॉइंट के अबाउट में, अब वो देख के ही बता सकते हैं कि ये डायगोनली ऑपोजिट है तो ये दोनों सिमेट्रिकल है। लेकिन फिर भी यदि कोई सिस्टमेटिक रूल हो तो रूल ये है कि आप जो सबसे लोवेस्ट डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक पहुँचिए। और डिस्टेंस का जहाँ बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस करके, यहाँ पर देखिए सारे रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए हम सिमेट्री वगैरह कह पा रहे हैं। यदि रेजिस्टेंस सबका हम डिफरेंट कर देते तो सिमेट्री नहीं कह पाते। तो रेजिस्टेंस सेम है, तो इस सबसे लोवेस्ट जो 3 रेजिस्टेंस जो क्रॉस करके पहुंचेगा वो होगा एक ठो ए, एक ए, एक ए, पहला वाला। ये दूसरा वाला उसको हटा देते हैं, दूसरा वाला 1 2 3, ये भी 3 ठो पहुंचा। और तीसरा वाला ऊपर से जाएगा 1 2 3, लोवेस्ट देखना है, ज़्यादा में तो घूम सकता है अपने को, इधर से भी जाता तो भी तीन ही में पहुंच रहता है, 1 2 3, इधर से भी 3, ये इधर से भी 3, ये 1 2 3, इधर से भी 3, ये 3 से ज़्यादा 4 जा ही नहीं पाएगा। 4 जाने के लिए फिर वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ से जो 3 ठो आपको रास्ता मिल रहा है, ये वो 3 रजिस्टर को क्रॉस करके ये आउट पॉइंट पर जो है आउटपुट पॉइंट पर पहुंच जाता है। इसका मतलब तीनों जो है सो सिमेट्रिक है इस पॉइंट के अबाउट। तो तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, आई आई आई। ओके, अब यहाँ पर आपको पता चल गया है कि तीनों में सेम करंट जो है सो आई फ्लो करेगा। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, ये तो इधर से करंट आया, 3 आई करंट आया तो 3 आई वापस भी जाएगा। और उसके बाद में ये तीनों भी तो इसका सिमेट्रिक है, तो ये तीनों से भी आई करंट आना है, सिमेट्रिक है ना। तो तीनों से आई करंट आना है, जैसे ये तीनों से आई करंट गया, ये तीनों से भी आई करंट आना है। तो एक बार ये पता चल गया कि एक इसमें करंट तीनों में कितना है, ये तीनों में कितना करंट है, ये पता चल गया। तो अब यहाँ पर जाकर बांट देते हैं इस करंट को। अब यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों फिर इक्विवेलेंट है, 1 2 में इधर पहुँच गया, 1 2 में इधर पहुँच गया, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो जो भी करंट यहाँ आया आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो ये हाफ हो गया और इधर हाफ हो गया। एग्जैक्टली सेम लॉजिक से ये हाफ और ये हाफ हो जाएगा, और सेम लॉजिक से ये हाफ और ये हाफ हो जाएगा। अब देख लीजिए ये हाफ और हाफ जाके यहाँ पर आई हुआ, हमने आई पहले ही दे रखा है, यहाँ पर टिक किए हुए हैं, ये हाफ होकर आई पहले ही दे रखा है। यहाँ से हाफ गया, यहाँ से हाफ गया, ये आई हमने पहले ही दे रखा है। इधर से हाफ गया, इधर से हाफ गया, ये आई हो गया, ये हमने पहले से दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमने क्या क्या यूज कर लिया, सिमेट्री यूज कर लिया हमने। ये जो लॉ है जंक्शन लॉ किरचॉफ का वो यूज कर लिया, केवल ये लूप यूज करना बाकी है। ये यूज हो चुका है सिमेट्री, और जंक्शन लॉ यूज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम किसी भी एक लूप में चलते हैं, ठीक है, और उस लूप में हम जंक्शन लॉ किरचॉफ का लूप लॉ लगा देते हैं, हमारा करंट आ जाना चाहिए। लेकिन अब यदि आप कहोगे ठीक है हम इसमें चलते हैं, तो इसमें कुछ नहीं होगा। देखिए इसमें 0 आएगा, क्योंकि सिमेट्री हमने जो यूज किया है, इस वजह से देखिए एक करंट राइट इधर से जा रहा है, एक करंट इधर से जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है, वही यदि एक सर्किल में ऐसे चलेंगे एक लूप में, वापस आते समय ये पोटेंशियल ड्रॉप ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और वही हाल यहाँ पर है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, सेम करंट सेम रेजिस्टेंस। तो जो ड्रॉप यहाँ पर हुआ है उसका निगेटिव ड्रॉप यहाँ पर हुआ, तो 0 हो गया। तो इसको नहीं लेना है हमें, एक एटलीस्ट बैटरी को ले लेना है। बैटरी जो है वो हमें करंट देगा, कभी ना कभी तो बैटरी को यूज करना पड़ेगा ना। बैटरी क्यों दिया हुआ यदि यूज नहीं करना है तो मैंने यहाँ पर जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आप कोई भी आर्बिट्ररी लूप ले लेंगे, तो स्पेशली जब आपने सिमेट्री यूज किया है तो आपको कोई इक्वेशन नहीं मिलने वाला है। यदि आप सिमेट्री यूज नहीं किए होते
तो आपको यहाँ एक इक्वेशन मिलता। तब हर एक लूप को आपको लेके चलना पड़ता। तो सिमेट्री यूज नहीं करते तो इसमें जितने भी पॉसिबल लूप है उतना लूप लेके जाइए और उतना नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास रहेगा। तो सोचिए कितना कैलकुलेशन लेंदी हो गया, आप परेशान रहेंगे अलजेब्रा करने में ही, और अलजेब्रा करना फिजिक्स नहीं है। और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है सिमेट्री। आप सिमेट्री यूज करोगे आपको लाइफ बहुत ईजी कर देगा, बहुत सारे कैलकुलेशन बचा देगा। अभी आप देखिए यदि हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट हम रखते तो हमारे पास 12 एजेस हैं तो 12 तो करंट होता। इसका मतलब हमारे पास 12 वेरिएबल होता, हमें 12 लूप लेना पड़ता और 12 तो इक्वेशन हमारे पास होते हैं। 12 इक्वेशन को सॉल्व करते तो हमें जाके इसका सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन सिमेट्री की वजह से हमारे पास केवल एक वेरिएबल है आई, और कोई वेरिएबल है, ये करंट आई वेरिएबल है, अनजाना और कुछ भी है नहीं है। तो सिमेट्री की वजह से ये जो 12 वेरिएबल होते 12 से घटकर हमारे पास एक वेरिएबल आ गए। केवल सिमेट्री की वजह से नहीं आए, ये किरचॉफ्स का लॉ, लूप लॉ भी लगाए हैं ना, ये पॉइंट पर लूप लॉ लगाए हैं उसकी वजह से भी। नहीं तो यहाँ पर देखिए जितने भी लूप आते जंक्शन आते वहाँ पर भी हमारे पास इक्वेशन आते और कुछ जो है सो लूप से आते, ये लूप लॉ लगाने से आते। तो एनीवे हमने सिमेट्री यूज किया, किरचॉफ्स जंक्शन रूल यूज किया और हमारे पास एक वेरिएबल है आ गया है। अब हमें वो इक्वेशन वो लूप लेना है जिसमें बैटरी है। यदि बैटरी वाला नहीं लेंगे तो बेकार में आएगा, 0 इक्वल टू 0 आएगा। तो ठीक है, हम कौन सा लूप लें? तो वो लूप हमारा है, मान लेते हैं वो लूप, इसे हटा देते हैं। कोई भी लूप लीजिए जो आपको मर्जी है, उसमें आप कोई रोक टोक नहीं, बस यही है कि एक बैटरी होना चाहिए उसमें। तो देखिए हम कौन सा लेते हैं, स्टार्ट किए यहाँ से, ठीक है ठीक है, सबसे बाहर बाहर लेके चले जाते हैं, इधर से चले जाते हैं, इधर से चले जाते हैं, वापस यहाँ नाम दिया हुआ है। तो नाम दिया हुआ तो हम लूप हमें नाम लिख लेते हैं, कौन सा लूप ले रहे हैं। स्टार्ट किए ए प्राइम, ए प्राइम, बी गए, बी नहीं डी है, डी हर जगह प्राइम लिखा है, अच्छा डी प्राइम, सी प्राइम, बाहर आ गए, सी प्राइम से वापस रिटर्न, लगाइए लूप लॉ। तो यहाँ पर से हम इधर जा रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप किया, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गए, 0 to 10 गए तो ड्रॉप हो गया -10, प्लस इसमें गए, करंट जिधर जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो प्लस है, प्लस आई है करंट और रेजिस्टेंस है आर, प्लस इसमें आ गए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट है I/2, रेजिस्टेंस है आर, इसमें गए, करंट है आई, रेजिस्टेंस है आर, इक्वल टू वापस आ गए यहीं पर। सब चेंजेस जो है मिला के, जो पोटेंशियल में जो ड्रॉप है सबको मिलाएं तो वो आ गया आपका 0। तो अब यहाँ से देखिए 10 इज इक्वल टू कितना आया, ये 1 IR, 1 IR, 2 IR एंड हाफ IR, सो 2.5 IR। तो यहाँ से आपको I मिल गया, कितना मिल गया, 4R। अब ये मत कहिएगा कि एक करंट है या रेजिस्टेंस है तो दोनों का जो है सो यूनिट तो सेम कैसे हो गया, करंट और रेजिस्टेंस का यूनिट सेम तो नहीं होता। यहाँ पर 10 अकेले नहीं है, इसमें भी है, और वही जो है सो इसको ख़त्म कर दे रहा है। ये 4/R होगा ना, 4/R। ओके, तो 4/R जो है सो करंट आपको मिल गया। अब यदि इसको हम रिप्लेस कर देते एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से तो ये करंट कितना मिलता, इसको मैंने क्या किया, ये 10 वोल्ट रहता, और इसको हम यदि रिप्लेस कर देते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, पूरा का पूरा मैंने रिप्लेस कर दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, ये आता है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो करंट है, ठीक है। और यहाँ से कितना करंट जाता है, बैटरी से कितना करंट जा रहा है, 3I, तो यहाँ से 3I करंट जाना पड़ेगा, जितना यहाँ बैटरी से जा रहा है उतना यहाँ भी जाएगा 3I, तो 3I लिखेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 3I, I की जगह पे क्या लिखें, 4/R, तो कितना हो गया 2 5, सो 5/6 R, जो भी आया 6 पॉइंट, इतना 0.83 R जो है, एक रेजिस्टेंस से भी कम आ गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये आपका आंसर हो गया
5/6 R। और करंट तो ऑलरेडी निकाले हुए हैं ना, 4/R। R का वैल्यू 1 ओम है, तो 4 एम्पियर का करंट तो ऑलरेडी निकला हुआ है। अब सब में देख देख के आप बता सकते हो आराम से कि यहाँ से बैटरी से 12 एम्पियर का करंट जा रहा है, यहाँ पर कितना हुआ 4 एम्पियर, इधर 4 एम्पियर, इधर 4 एम्पियर, उसका आधा हो गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर। ऐसे देख के आप आसानी से बता सकते हो। तो ये था क्यूब के शेप में नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स ऑन द एजेस ऑफ क्यूब, और डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये बताना था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो इसमें है डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। सभी ब्रांच में जो करंट है, मतलब आपको बताना क्या है, आपको बताना है I1, I2, I3, I1 क्या है, I2 क्या है और I3 क्या है। ये तीनों चीज़ें आपको बताना है, करंट बताना है। तो देखिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं कहीं से भी, मानते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किया, चाहे यहीं से स्टार्ट करते हैं। इससे होकर I1 करंट जा रहा है, ठीक है, और I1 करंट से I2 करंट उधर चला गया और जो बचा सो इधर चला गया। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगा दिए, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाएगा। इनकमिंग करंट इस पॉइंट पर आउट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। I1 आया, I2 इधर गया, तो इधर ऑफकोर्स I1 माइनस I2 जाना होगा, ताकि टोटल जो सम है करंट का यहाँ पर 0 हो जाए। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी करंट जो है सो एक्यूमुलेट नहीं करता, मतलब चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट नहीं करता, ठीक है। ये इधर गया और मानते हैं कि इस बैटरी से I3 करंट आ रहा है, इधर से I3 आया, ये दोनों मिलकर I2 प्लस I3 इधर निकल गया। इधर से कितना I1 माइनस I2 है, और हमने दिखाया कि यहाँ पर आके I3 इधर से गया था और I3 इधर से गया, तो I3 इधर चला गया और I2 प्लस I3 इधर हो गया, और इधर जो है सो I1 करंट चला गया। तो इसमें से I1 करंट इधर चला गया, तो जो बच गया सो इधर जा रहा है। अब देखिए यहाँ से जा रहा है I1 2 प्लस I3 माइनस I1, और उसमें से इसको ऐड कीजिए, I1 खत्म, I2 खत्म, I3 इधर से जा रहा है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, कोई भी बैटरी से स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए इस केस में जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, किताब से लिया है, और उसी ने जहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किए हुए हैं, उसने आप कहीं से भी पकड़ सकते थे। ये जरूरी नहीं कि यही डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होना है, आप अपनी मर्जी से जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है कर लीजिए, बस कंसिस्टेंट रहना है कि जंक्शन लॉ फॉलो होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, ये 5 वोल्ट बैटरी देखा, ये 10 वोल्ट बैटरी देखा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि यहाँ से E3 करंट निकला, E3 करंट से यहाँ पर बोला कि उसने क्या किया है, मेरे ख्याल से वो क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर जो लॉजिकल जो थिंकिंग है वो ऐसा रहेगा, करंट कहाँ से निकलेगा, करंट जो है सो करंट का सोर्स जो है बैटरी, वहाँ से निकलेगा। तो आप दो बैटरी देख रहे हैं, तो दो ठो करंट आप निकालना चाहोगे, ठीक है। तो पहला बैटरी से जो करंट है वो निकला I1, और दूसरा बैटरी से जो करंट है वो निकला I3। अब ये I1 जो है यहाँ पर बाइफरकेट किया, I2 उधर चला गया, जो बचा सो इधर चला गया, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया। I3 करंट इधर से आया और I2 इधर से आया, मिलके इधर जाने लगा। अब I2 करंट इधर से जा रहा है, तो इस ब्रांच में तो I1 करंट ही फ्लो करेगा। तो यहाँ से जो I2 प्लस I3 आ रहा है, I1 इधर जाना पड़ेगा, और रेस्ट जो बच गया वो इधर चला गया, और इस तरह से देख रहे हैं आप I3 है। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसको जरूरी नहीं कि ऐसा ही लेना है, आप यदि चाहते तो यहाँ से स्टार्ट करके बाकी सबको देख लेते। दो ठो बैटरी है तो दो जगह से आप करंट को ड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं तो एक ही जगह से भी ड्रॉ करके आप अपना जैसा मर्जी है वैसा बना लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है करंट का ऐसा होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पर करंट एक्यूमुलेट ना हो, मतलब कि वहाँ पर जितना इनकमिंग करंट है उसका सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होना चाहिए। ओके, मान लीजिए अब आपका ये है करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम जो है सो लूप लॉ लगाने जा रहे हैं, किरचॉफ जो है सो लूप लॉ लगाएंगे।
कौन सा लूप में ले लें? अब देखिए आपके पास कितने इक्वेशन है, I1 I2 I3, 3 ठो इक्वेशन है, तो 3 लूप तो लेने ही पड़ेंगे। हर एक लूप यदि आपको वो लूप इंडिपेंडेंट हो तो 3 ठो में नज़र आ रहा है, 1 2 3, वो तीनों लूप ले लेते हैं। तो लूप नंबर 1 देखिए क्या आएगा इसमें। हम किधर से भी चल सकते हैं, ऐसे चलें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लूप 1 में हम क्या करते हैं हम चलते हैं, हम किस डायरेक्शन में चले हैं वो मेरी मर्जी है कि किस डायरेक्शन में हम चले। हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ऐसे। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं, किरचॉफ्स का जो लूप लॉ है कि सम ओवर ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, जिस तरफ करंट जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है I2 टाइम्स 4। इसमें गए, ये 2 एम्पियर का है, 2 ओम का है रजिस्टर, और करंट हमारा भी इसी डायरेक्शन में है। देखिए I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 और 2 ओम का हो गया। इधर चलते हैं, अब करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है। करंट कितना है I1 और रजिस्टर है 1 ओम का, और लास्ट में बैटरी मिला। बैटरी को यदि हम क्रॉस करते हैं तो लो पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को क्रॉस कर रहे हैं। तो लोअर 0 से हम 50 पर जा रहे हैं, तो मेरा डिफरेंस कितना आया 0 माइनस 50, सो माइनस 50। यहाँ पर 10 है एक्चुअली, 0 टू 10 पर जा रहे हैं तो माइनस 10 आया, सब मिला के 0। इसको सजा के लिख लीजिए, I1 प्लस ये 4 I2 और ये 2 I2, 6 I2 प्लस 2 I3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं लूप 2 में, यहाँ पर चलते हैं लूप 2 में। ये है लूप 2। अब किस डायरेक्शन में चले, मेरी मर्जी, हम इसी डायरेक्शन में चलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उस डायरेक्शन में चले जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार माइनस नहीं लिखना पड़ेगा। वैसे ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसी डायरेक्शन में चलना है, हम जस्ट माइनस लिखने से बचना चाहते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट कितना है इधर I1 माइनस I2, और ये रेजिस्टेंस कितना है 4, इतना यहाँ ड्रॉप हो गया, इधर गए। करंट जिधर चल रहा है हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस लिखना पड़ेगा। करंट कितना है I2 प्लस I3 माइनस 1, और रेजिस्टेंस 2। इधर मुड़ गए, करंट है कितना I1 और रेजिस्टेंस है 1। फिर बैटरी के पास आए, लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो माइनस 10 इक्वल टू 0। सजा कर इसको एक इक्वेशन लिख लीजिए बढ़िया से। I1 कितना है, I1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 जगह I1 है। 1 I1 ये प्लस 4 I1, 5 I1, और उसमें से माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7 I1। I2 कितना है माइनस 4 I2, माइनस 2 I2, माइनस 6 I2, और कहीं है नहीं है। I3 यहाँ पर है, माइनस 2 I3 इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। आपके पास 3 वेरिएबल है I1 I2 I3, और 2 इक्वेशन आया है क्योंकि 2 ही लूप अभी तक चले हैं। आप चलते हैं थर्ड लूप में। लूप नंबर 3, किस डायरेक्शन में चलें, चलते हैं इसी डायरेक्शन में। इसमें ज़्यादातर हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम चल रहे हैं, करंट I2 प्लस I3 और रेजिस्टेंस है 2, I2 प्लस I3, रेजिस्टेंस है 2। इसमें आए तो करंट है I2 प्लस I3 माइनस 1, और रेजिस्टेंस है फिर 2, I2 प्लस I3 माइनस I1, रेजिस्टेंस है फिर 2। इधर जा रहे हैं, इधर तो कुछ है नहीं, तो कुछ ड्रॉप नहीं हुआ। आ गए बैटरी के पास, तो बैटरी जो है 5 वोल्ट का है, और ये माइनस टू प्लस जा रहे हैं, मतलब लोअर टू हायर जा रहे हैं, 0 टू माइनस 5, 0 टू 5 जा रहे हैं, सो माइनस 5। ये आपका हो गया तीसरा इक्वेशन। इसको सजा के लिख लेते हैं। I1 है कितना, I1 है माइनस 2 I1, I2 इधर 2 ठो है और इधर 2 ठो है, 4 I2, I3 2 ठो यहाँ पर है और 2 ठो यहाँ पर है, 4
I3 इक्वल टू 5। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं पहले कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अब ये आप सोचिए कि कैसे सॉल्व करेंगे, तीन तो आपके पास इक्वेशन है। एक स्ट्रेटेजी ये है कि हम कोई दो ठो इक्वेशन लेते हैं, जैसे 1 2, उससे एक ठो को भगा देते हैं वेरिएबल। हाँ, को किसको भगाएं, किसी को भी, मान लीजिए I3 को भगा देते हैं, तो I1 I2 में जो है सो एक रिलेशन यहाँ मिल गया। फिर 1 2 हो गया तो 2 3 लेंगे या 3 1 लेंगे, जो मर्जी आपकी, और वहाँ से भी वही काम करेंगे, एक I3 को भगा देंगे तो I1 I2 में दो ठो इक्वेशन मिल जाएगा, और I1 I2 दो वेरिएबल है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, इसको जो है सो सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 में आपका 0 नहीं होगा, 10 होगा ना, ये 10 यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व आप कीजिए, हम जो है डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, लेकिन आपको यहाँ दिखा देते हैं कि I1 और 2 को आज यदि आप ऐड करेंगे, यहाँ भी 6 I2 है और यहाँ भी 6 I2 है माइनस में, ये 2 I3 है, ये 2 I3 है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, आपको बचेगा 8 I1 इक्वल टू 20। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो एक तरफ आता है 8 I1 और राइट साइड में आता है 20। इसका मतलब है I1 जो है सो आ गया 2.5 एम्पियर। एक इक्वेशन आपको आ गया, एक वैल्यू आ गया I1 का। अब I2 का वैल्यू निकालना है या I3 का, तो देखिए इसमें कहीं कुछ है जो कट सकता है, और इक्वेशन 3 को देखिए क्या कर रहा है। इक्वेशन 3 कर रहा है यहाँ पर 4I2 प्लस 4I3 इक्वल टू 5। ये उधर चला गया तो प्लस हो गया, I1 का वैल्यू 2.5 है, उसका डबल 5, तो ये भी 10 आ गया। तो 4I2 मतलब कि 2I2 प्लस 2I3, ये जो है सब 5 आया है, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। और देखिए ये कहीं पर किसी के साथ में 2I2 प्लस 2I3, यहाँ पर देख लीजिए 1 क्या दे रहा है, 6I2 प्लस, ये दो इसी में तो देख ले सकते हैं आराम से ना, दो में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, माइनस 6I2 माइनस 2I3 माइनस 6I2, ये इक्वेशन 2 चल रहे हैं, माइनस 2I3 इक्वल टू 10 माइनस 7I2, 10 माइनस 7I2, I2 तो 2.5 है, 7 टाइम्स 2.5, ये नहीं दे देगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4I2 आ जाएगा, और इधर कितना हो गया 5 माइनस, ये इतना है वैल्यू है, 5 माइनस 10 प्लस 7 टाइम्स 2.5, ये आपका माइनस 5 आया, और ये कितना आ गया 17.5, राइट। तो ये आ गया माइनस 12.5 प्लस 12.5। और ये ऐड कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो 5 प्लस 10 माइनस ये होगा, फाइव प्लस 10 ये माइनस है, तो 15 माइनस 17.5 सो 2.5, और वो भी साइन जो है सो माइनस करेगा। तो यहाँ से फाइनली आपको मिल गया I2 इक्वल टू 2.5/4, सो 25/40 5/8 एम्पियर। ये देखिए आपको आया I2 का वैल्यू 5/8 एम्पियर, और I1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर। आप किसी भी इक्वेशन में ले लीजिए और I3 निकाल लीजिए। हम कहाँ से निकाल लें I3, फर्स्ट निकाल लेते हैं, I1 प्लस 6I2, I1 का वैल्यू है 2.5, हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, प्लस 6I2 का वैल्यू है 5/8 प्लस 2I3 इक्वल टू 10,
टू I3 इज इक्वल टू 10। यहाँ से I3 की वैल्यू आ जाएगा, I3 कितना आ जाएगा 10 माइनस 2.5 माइनस ये कितना हो गया 30/8 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 7.5 माइनस 56, ये इतना हो गया होल डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 3.75 आएगा शायद। हाँ उतना आएगा, इसको वहाँ से हटा देते हैं, ये 4 बार में 25 का टेबल में जाएगा, ये 1 15, ठीक है ठीक है, तो 15/8 आया। सो जो भी है ये आपका 2 के अराउंड है, इतना एम्पियर। तो ये तीनों आपको मिल गया 15/8। तो तीनों वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया। किधर है एक और, ये। तो इस तरह से किरचॉफ का लॉ यहाँ पर लगाते हैं और ये हम तीनों निकाल लेते हैं। इसी को थोड़ा देर के बाद में हम फिर एक अलग तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नहीं वो नहीं करेंगे, यहाँ बैटरी है, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा, 3 इक्वेशन आएंगे, आपको सॉल्व करना होगा और निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया चीज़ है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये ब्रिज क्या है, ब्रिज है जैसे कि इधर से रास्ता है, एक तो रास्ता इधर से गया ए से बी जाने के लिए, एक तो इधर से गया। अब ये रास्ता को दोनों को कोई कनेक्ट कर रहा है तो ये ब्रिज हो गया, ये ब्रिज है, ये दोनों को रास्ते को कनेक्ट कर रहा है। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R1 R3 R1 R2 R3 R4 ऐसे करके दिया हुआ है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। और ये यदि बैलेंस्ड कहलाता है, ये बैलेंस्ड यदि जब हो जाता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका मतलब है कि गैलोनोमीटर इसमें जो लगा हुआ रहता है, ब्रिज में जो गैलोनोमीटर में लगा हुआ है उसमें करंट जो है वो 0 हो जाए। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो करंट गैलोनोमीटर से होकर जा रहा है वो 0 हो जाएगा। वो कंडीशन क्या है आपको बताना है, वो कंडीशन क्या है, क्योंकि वो कंडीशन आप याद रखेंगे तो आपको बहुत समय कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालेंगे या फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो किसी भी सर्किट में। तो वो कंडीशन हम निकालने के लिए चले तो देखिए हम ऐसे करते हैं, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, हमें नहीं पता, चारों सभी अननोन हैं और डिसिमिलर हैं, तो हम क्या करते हैं सब में अलग अलग करंट फ्लो कर देते हैं। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा अब, तो I2 में से I4 चला गया तो इधर जाएगा I2 माइनस I4, I2 माइनस I4, और उस I2 माइनस I4 को आप जो है सो क्या करेंगे, यहाँ से चला, इसको भी इसी के साथ में जोड़ देंगे, तो ये R3 हो जाएगा, जो करंट I3 है वो हो जाएगा I2 माइनस I4 प्लस I1। ये दोनों करंट इधर से आया और साथ में इधर चल लिया, ऐसे है। एनीवे तो यहाँ पर अभी फिलहाल वो सभी नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें कंडीशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इधर क्लीन कर देते हैं, हम जो है सो दो ठो लूप लेते हैं। यहाँ बहुत सारे लूप बन सकते हैं, हम 2 लूप लेते हैं, एक ए लूप लीजिए, एक ए लूप लीजिए, और इस लूप में किरचॉफ्स लूप लॉ लगाइए। हम इधर से चलते हैं, इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर हो गया I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो यहाँ पर इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसमें करंट है ही नहीं, इस कंडीशन को लेकर हम चल रहे हैं, करंट है ही नहीं तो वोल्टेज क्या ड्रॉप होगा, नहीं होगा। इधर जो ड्रॉप होगा, अब देखिए करंट इधर से आ रहा है और हम इधर जा रहे हैं, तो ऑपोजिट जा रहे हैं तो माइनस लिखना पड़ेगा। करंट I1 है और रेजिस्टेंस R1 है, तो टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ 0 होता है। तो ये हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल टू R2 बाय R1, ये आपको एक इक्वेशन मिला, ठीक है। अब हम चलते हैं लूप 2 में, ये लूप 1 था, लूप 2 में राइट साइड में हम इधर से चलते हैं, तो I4
और क्या है इधर IR4 माइनस, इधर को हम ऑपोजिट आ रहे हैं करंट के, I3R3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि I3 डिवाइडेड बाय I4 कितना हो गया, R4 डिवाइडेड बाय R3। अब यहाँ पर देखिए इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, IG से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो करंट इधर से जा रहा है वही करंट इधर से निकल जाएगा। IG जो है वो 0 है, इसका मतलब है जो करंट इधर से जा रहा था I2 वही I4 है। जो इधर से करंट जा रहा है इधर चुपचाप इधर चला गया, जो I1 इधर से जा रहा है I3 चला बन गया। ठीक है, तो I3 बाय I4 को हम लिख सकते हैं I1 बाय I2। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाय R3। ये इक्वेशन नंबर 2। और अब ये दोनों इक्वेशन को लेकर देखिए, लेफ्ट साइड में दोनों का I1 प्लस I1 बाय I2 है, और राइट साइड में जो है वो भी सेम होगा, R2 बाय R1 इक्वल टू R4 बाय R3। या आप इसको सजा के लिख लेते हैं R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। ये आपका कंडीशन है, ये कंडीशन है फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। R1 और R2 का रेशियो जो है सो R3 और R4 के रेशियो के बराबर है। ये R1 और R3 का जो रेशियो है, R3 नहीं बोला है, R2 बोला है। R1 और R2 लेफ्ट साइड में जो है इसका और इसका रेशियो जो है वही ये दोनों के रेशियो के बराबर है। इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों का रेशियो भी सेम आ जाएगा, यहीं से देख लीजिए। इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए, इसको यहाँ से R1 बाय R2 है, R3 को इधर और R2 को उधर ले जाते हैं, R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज पे बनाते हैं ताकि देख सकते हैं कि कौन किसके रेशियो में है। इधर बैटरी लगा हुआ है और इधर जो है गैलोनोमीटर है, इससे कोई करंट नहीं बह रहा। कौन क्या था, R1 2 3। ये था। तो देखिए R1 बाय R2 इक्वल टू ये दोनों के रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर आप यहाँ से चलिए R1 बाय R3 R2 बाय R4, या R3 बाय R1 इक्वल टू R4 बाय R2। तो ये जो कंडीशन है, एक साइड में जो रेशियो है वही दूसरा साइड में भी रेशियो हो, इधर से देखें हम या फिर हम इधर से देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपको मैंने ये जो कंडीशन लाया कहाँ से ला के दिखाया, वो कंडीशन ला के दिखाया किरचॉफ लॉ वगैरह यूज करके दिखाया। राइट, आप सेम चीज को विदाउट किरचॉफ लॉ के भी बना सकते थे। एक ही चीज को करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा रहे कि यदि आप किरचॉफ लॉ नहीं भी लगाते तो भी आप इसे बना सकते थे। ये है हमारा R1 R2 R3 R4। अब क्या करते हैं, देखिए कि इससे होकर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, गैलोनोमीटर से होकर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ABCD। तो B और D जो है ये दोनों का पोटेंशियल जो है सो सेम होगा। जब ये दोनों पॉइंट B और D का पोटेंशियल सेम होगा तो उसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट कोई फ्लो नहीं करेगा कब, जब इसमें से कोई रजिस्टर है, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तो ड्रॉप कर जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है सो वो अलग हो जाएगा। लेकिन यदि ये रजिस्टर नहीं होता, जस्ट एक शॉर्ट सर्किट रहता जिसका रजिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पर करंट फ्लो कर सकता है उस केस में। थियोरेटिकली आप बोलोगे कि रजिस्टेंस नहीं है करंट फ्लो करेगा, हाँ फाइनाइट करंट फ्लो करेगा, रजिस्टेंस नहीं रहेगा तो तब पॉसिबल है। लेकिन यदि रेजिस्टेंस है, जो कि गैलोनोमीटर में रेजिस्टेंस है, यदि इसमें करंट फ्लो कर रहा है
ठीक है, तो ये इसमें ड्रॉप आ जाएगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जब भी एक रजिस्टर है, चाहे गैल्वेनोमीटर में भी रजिस्टर है या एक्सप्लिसिट रजिस्टर है, आपने एक्सप्लिसिटली रजिस्टर रख दिया है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि करंट फ्लो करने पर ये दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन यदि करंट इसमें रजिस्टेंस नहीं है तब फ्लो कर सकता है, क्योंकि तब तो ड्रॉप नहीं करता ना, तब पोटेंशियल सेम का सेम रह सकता है। नीट में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया जिसमें यहाँ पर कोई करंट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और उसमें पूछ रहा कि कितना करंट फ्लो करेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको हम निकाल सकते हैं। आप देखिए, ये जो पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो इसको आप हटा दीजिए, केवल आपके पास ये दो बचा हुआ है। और इसके बीच में ये जो दोनों सीरीज में है, और सीरीज में जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल है, मान लीजिए बैटरी के साथ में ई, तो ई किस तरह से ड्रॉप कर रहा है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, वो जो है आप ओम्स लॉ देखेंगे तो भी प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये भी आई आर है, राइट। आर यहाँ पर फिक्स्ड है, ये वाला आई फिक्स्ड है, क्योंकि सीरीज में आई सेम रहता है, तो भी प्रोपोर्शनल आर है। जिसका आर ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रॉप ज़्यादा होगा, जिसका आर कम होगा उसका ड्रॉप कम होगा। और आप यदि इसको कैलकुलेट करके देखो तो यहाँ पर जो ड्रॉप है V1 वो आ जाएगा, इसके प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेजिस्टेंस लीजिए डिवाइडेड बाय कुछ कांस्टेंट आएगा ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो होगा ये दोनों का सम, ये आएगा। और V2 जो है R2 बाय ये दोनों का सम, ये आएगा। वही काम यहाँ पर करने जा रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है V और A के बीच में, मान लीजिए यहाँ पर हमारा पोटेंशियल V है और यहाँ पर 0 है, तो टोटल पोटेंशियल V का जो ड्रॉप हुआ है यहाँ पर A से B में, मतलब B का पोटेंशियल कितना होगा, B का पोटेंशियल होगा जो A का पोटेंशियल है माइनस जो ड्रॉप आया A टू B। और A का पोटेंशियल भी है, और जो ड्रॉप आया कितना आया, ये जो फार्मूला यूज करेंगे R2 है डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम R2 प्लस R4 टाइम्स ये VAB, ये दोनों के बीच में जो ड्रॉप आया वो तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना। ये VAB जो ड्रॉप हो रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है, तो इतना फ्रैक्शन ड्रॉप करता है इसका, यहाँ भी है तो इतना ड्रॉप कर गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, जो भी है इसको रहने दीजिए अभी, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इधर से चल के देखते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे लेकिन उधर से। अब VD पर जो पोटेंशियल है कितना आ जाएगा, वो जो A पर पोटेंशियल है और जो यहाँ पर ड्रॉप हुआ A से लेकर D तक में जो ड्रॉप हुआ, VA पर भी है, और AD में जो ड्रॉप हुआ वो R1 के प्रोपोर्शनल है, मतलब R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3 ऑफ V। अब VB और VD ये दोनों जो है सो सेम है, तो ये राइट साइड में भी सेम होगा, ये भी सेम है, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होने वाला है। तो ये दोनों क्वांटिटी यदि सेम हो गया तो आपको जो है सो आ गया R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R4 इजकल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R3। इसको उलट देते हैं, इनवर्स ले लेते हैं, तो ये हो गया R2 डिवाइडेड बाय प्लस R4 डिवाइडेड बाय R2, और ये हो गया R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R1। R2 को R2 से डिवाइड किए 1 आया, R4 को R2 से डिवाइड किए ये आया, R1 को R1 से डिवाइड किए ये आया, R3 बाय R1 आया, और ये आपको दे रहा है R2 डिवाइडेड बाय R4 इजकल टू R1 डिवाइडेड बाय R3। इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, R1 डिवाइडेड बाय R2 इजकल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। ये दो कंडीशन का मतलब है, R1 R2 जो पहले आया था वही आ गया, R1 डिवाइडेड बाय R2 इजकल टू R3 डिवाइडेड बाय R4, या फिर इधर से R1 डिवाइडेड बाय R3 इजकल टू R2 डिवाइडेड बाय R4, यही दोनों वैल्यू R1 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय R4, ये यहाँ से आप देख सकते हो, दोनों कंडीशन वही दिया हुआ है। तो ये जो कंडीशन है
बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का है। और ये मैंने आपको दो तरीके से निकाल कर दिखाया। एक तो दिखाया कि आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, दूसरा आप बिना किरचॉफ लॉ लगाए भी निकाल सकते हो। ये आपका किरचॉफ लॉ का कंडीशन है। इससे क्या है कि बहुत समय आपको सॉल्यूशन बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जांपल है 3.7 4 आर्म्स ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस। ये देखिए 100, 10, 65। अब यहाँ पर रेशियो देखिए 100/10 कितना आया, 10। और इधर 60/5 कितना आया, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। बुक में जो है सो डिस्कशन चल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो उसे एग्जाम्पल व्हीटस्टोन ब्रिज का देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए ये जो रेशियो है 100:10 और इधर कितना है 60/50, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है, नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बैलेंस नहीं है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तब इसका जो है हम इससे होकर करंट कितना पास करेगा, आईजी होकर करंट जो है सो जीरो पास नहीं करेगा, मतलब उसे नॉन जीरो करंट पास करेगा। यदि मान लीजिए ये 60 ओम की जगह पर 50 ओम रहता है, तो 5 टाइम्स 10 50, 10 टाइम्स 10 100, तब यहाँ पर जो है सो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता और इधर से करंट जो पास करता वो जीरो होता, गैलोमीटर से तब जीरो करंट पास करता। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो हमें इसको किरचॉफ्स लॉ लगाकर तीन इक्वेशन बनाकर, दो तीन इक्वेशन जो है बनाकर इसे बनाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इससे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अब मान लीजिए यही करंट जो है सो प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ठीक है ऐसा करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज प्रॉब्लम है, उसके बाद में इस पर हम आएंगे। फिर हम ये कह रहे हैं कि यही जो हमारे पास सर्किट है मैं बना ही देता हूँ। यहाँ पर सेम सर्किट ले रहा हूँ मैं। ये 10 वोल्ट का बैटरी भी है, ये है 100, ये है 10, ये है 5, ये है 50 और ये है गैलोनोमीटर जो है सो 15 ओम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10:100, 5:10, 50 सही है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब कि करंट नहीं फ्लो करेगा गैलोनोमीटर होके, आईजी जो है वो जीरो होगा। जीरो होगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको हटा देते हैं, यहाँ रहने का कोई इसको जरूरत नहीं है। अब जो है सो हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे कि इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये मेरा क्वेश्चन है कि आई इक्वल टू कितना है, ये बताना है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब हम इस जो है सो इस बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से। अब आपके पास दो ठो रजिस्टर है जो पैरेलल में है, इधर से करंट आई जा रहा है, राइट। ये कितना हो गया 100+10 110, ये 50+5 55। और नेक्स्ट टाइम जो है हम क्या करेंगे, अब 110 और 55 ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल के लिए हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जब दो ठो रहता है तो हमने बताया था आपको कि दो ठो रहता है तो हम कैसे निकालते हैं, तब हम इसका प्रोडक्ट और सम ले लेते हैं। तीन रहेगा तो भी प्रोडक्ट बाय सम लेते हैं, लेकिन उसमें कई टर्म आते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है सो 110 टाइम्स 55 और सम जो है सो कितना हो गया 165। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका आर। करंट कितना पास करेगा, ये जो करंट पास करेगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा, आपको यहाँ से निकाल सकते हो करंट आप कितना पास करेगा। 10 वोल्ट है और सीधे V = IR लगाते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्राइम जो है 10/110 टाइम्स 55 टाइम्स 165, ये जीरो खत्म, 15 यहाँ पर खत्म,
3/11 3/11 एम्पियर, सो समथिंग लाइक 0.27 एम्पियर इतना करंट फ्लो करेगा, बैटरी से निकलेगा। तो बैटरी से इतना करंट वो ड्रॉ करेगा। तो ये था बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में एक तरह से क्वेश्चन मैंने बनाया। अब चलते हैं हम इस सेम चीज़ को नहीं, मैंने कि जो बुक में एग्जाम्पल दिया है उसको सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम दूसरा पेज में ले चलते हैं। इसको यहाँ ले गए और इसके बाद में इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर जो है सो हमें करना है कि किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, जबकि व्हीटस्टोन ब्रिज तो है। तो ये नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो हमें किरचॉफ लॉ लगाना है। लूप 1 लेते हैं, लूप 2 लेते हैं और एक लूप 3 लेते हैं ए वाला। ठीक है, तो लूप जो है 1 में चलते हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बुक में ही दे दिया है, तो हम वहीं पर देख लेते हैं कि I1 करंट इधर से जा रहा है और गैल्वेनोमीटर होकर IG करंट जा रहा है। जो बच गया सो I1 माइनस IG इधर से निकल गया, और इधर I2 करंट जा रहा था, इधर I2 करंट जा रहा था, गैल्वेनोमीटर के साथ में मिलकर I2 प्लस IG इधर हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर I करंट बाहर निकल गया। ये करंट I जो है यहाँ पर आप देख सकते हो I1 प्लस I2 है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर से होकर कितना करंट बह रहा है, IG कितना है वो बताना है। तो लूप 1 में चलते हैं। लूप 1 में जो है सो हम इधर से चलते हैं, इधर से। तो ये I1 है, रेजिस्टेंस 100 है, तो इतना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हुआ। गैल्वेनोमीटर में आए, गैल्वेनोमीटर में करंट IG है, हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो इतना ड्रॉप यहाँ हुआ। अब हम इधर से चल रहे हैं, तो ये हम ऑपोजिट चल रहे हैं करंट के, तो माइनस दे दिए। करंट उसमें I2 है और वोल्टेज रेजिस्टेंस 60 है, तो 0 आ गया। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन आया, कितना आया, I1 10 जो भी है 100 I1 माइनस 60 I2 प्लस 15 IG इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। लूप 2 में चलते हैं। इस लूप में यहाँ पर I1 माइनस IG टाइम्स 10, इधर जो है सो हम इसमें आए, यहाँ पर ऑपोजिट चल रहे हैं तो माइनस देना पड़ेगा। I2 प्लस IG, ये 5 ओम है। यहाँ पर भी ऑपोजिट चल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में IG करंट है और 15 ओम इसका रेजिस्टेंस है, सबका मिला के 0 आया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो I1 कितना आया, I1 एक जगह केवल 10 I1। I2 कितना है, I2 भी एक जगह है माइनस 5 I2। IG कितना है, यहाँ 10 और यहाँ पर 5, 15 और 15 30 IG इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका। और लूप 3 में चलते हैं। लूप 3 ये है हमारा नीचे वाला है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइनस ये यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल 0 टू 10, ये ड्रॉप हुआ माइनस 10 हुआ। इधर से बढ़ गए, ये 60 में आ रहे हैं, करंट इधर जा रहा है I2 टाइम्स 60, इधर जा रहे हैं, करंट है यहाँ पर I2 प्लस G टाइम्स 5, वापस आ गए 0। तो ये कितना आ गया आपका, आ गया 65 I2 और कुछ है प्लस 5 IG इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये आप सॉल्व कीजिए तीनों इक्वेशन को, 1, 2 एंड 3। हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर है
IG आ जाएगा आपका 4.87 मिली एम्पियर। तो ये था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे कि इसको समराइज करेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।